दोस्तों नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जलधाराएं, जो कि यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपीएससी बिहार पीसीएस लगभग सभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी गर्म जलधारा है, उसको मिलान कराता है या तो फिर स्टेटमेंट वाइज देता है कि धाराओं का निर्माण कैसे होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इन सबको हम देखते हैं। तो हम मोटा मोटी ओवरव्यू ले लेते हैं कि जलधाराएँ कौन सी हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधाराएँ कम हैं, इनको याद करके हम एग्जाम में आसानी से गर्म जलधाराओं को पिक कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं। तो जलधाराएँ 8 हैं, जो ठंडी जलधाराएँ हैं वो 8 हैं। ये कैलिफोर्निया करंट है, हम्बोल्ट है, लेब्राडोर है, कनारी है, वेनेजुएला है, फाकलैंड है और वेस्ट ऑस्ट्रेलियाइन करंट है और ओखोस्टस करंट जो है ये रूस के पास रहती है। तो ये 8 हैं, इनके आठों को याद रखेंगे तो हम आसानी से उसमें निकाल सकते हैं कि कौन सा गर्म करंट है, क्योंकि इतना ही ठंडी है। तो चलिए आगे और डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि इस जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो धाराओं की उत्पत्ति के कारण, तो महासागरीय धाराएं महासागरों में कई कारणों से उत्पन्न होती हैं, जिसमें कुछ जो कारण है वो महासागरीय विशेषता के फलस्वरूप उत्पन्न होती है तथा कुछ होती है पृथ्वी के घूर्णन एवं उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। तो महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक में पहला जो है पृथ्वी का घूर्णन, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम घूमती है, इस तरीके से घूमती है। मान लीजिए इसकी एक्सिस है, तो जब पूर्व से पश्चिम घूमती है तो जो एक आभासी बल लगता है किसी भी बॉडी पे, जैसे द्रव्य हो गया या हवा हो गई। जैसे आप पंखे के सामने खड़े होते हैं, कोई फर्राटा पंखा, उसके सामने आप खड़े हैं और एक तौलिया अपने टांगा, अपना गमछा एक अपना टांगा हुआ है, तो उस देखते हैं कि पंखा जिस दिशा में चलता है तो आपके शरीर के पीछे आपका जो तौलिया अपने टांगा है वो उड़ता रहता है। उसी तरीके से जब पृथ्वी पूर्व से पश्चिम तरफ गति करती है तो एक आभासी बल लगता है, जिससे कि जो पानी का जो मास होता है या पानी का जो भार होता है उसको पीछे की तरफ ठेलता है। तो इसको समझते हैं। तो ये लिखा हुआ इसी गति के कारण महासागरीय जल में पृथ्वी की गति के विपरीत बल उत्पन्न होता है, जिससे विषुवतीय रेखाएं धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसको समझते हैं। जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन, जब मान लीजिए एक्सिस है तो पृथ्वी पूरा से पश्चिम ऐसे घूमेगी। जब इस तरह से घूमती है तो बल जो रहता है पीछे लगता है, तो पीछे का बल लगता है, तो जलधाराएं इस दिशा में चलना शुरू करती हैं, पीछे की दिशा में। तो एक कारण ये है पीछे दिशा में चलेंगे, क्योंकि जिधर गति होती है उसके विपरीत दिशा में मूवमेंट होता है किसी भी चीज़ का। तो इस तरीके से इधर पश्चिम की दिशा में गति करेंगी सारी जलधाराएं। चलिए और आगे देखते हैं। तो उत्पन्न होती हैं जो गति करती हैं उनको विषुवतीय रेखीय धाराएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो यहाँ पे जो जलधाराएं उत्पन्न होती है तो विषुवत रेखा के पास होने की वजह से, 0 डिग्री को विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो इसके पास होने की वजह से इसे विषुवतीय रेखीय जलधारा कहते हैं। इस तरीके से मूव करती है तो उसको विषुवतीय रेखीय जलधारा भी कहते हैं। जैसे इसमें हम समझते हैं, देखिए जितनी ये जलधाराएँ जा रही हैं, ये वाली ऊपर वाली ये जलधारा की 19 जलधारा है, इधर जो 2 है ये 2 लिखा हुआ है, ये वाली ये 19 वाली, ये सब विषुवतीय, 4 वाली ये सब विषुवतीय रेखीय जलधाराएँ हैं। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें प्रति विषुवतीय जलधारा भी चलती है, तो वो कैसे जनरेट होती है। जैसे कि यहाँ से जलधारा ये जो 9 वाली है, 10 वाली है, इधर जाएगी तो यहाँ पे आने के बाद टकराने के बाद में क्या होती है कि यहाँ पे ऊंचाई ऊंची होने लगती है थोड़ी सी। इसके कई कारण ऊँचे होने के, एक तो ताप इसका कारण है, लवणता कम रहती है वो कारण है, और तीसरी बात यहाँ पानी एक जगह जब इकट्ठा होता है, जैसे गेहूँ को हम एक बाल्टी जो गेहूँ भरा हुआ है और उसको कहीं हम जब गिराते हैं एक ही जगह पे, तो ऊपर से देखते हैं कि चारों तरफ गेहूँ फैलता है। उसी तरीके से है ये, तो एक जगह जब पानी इकट्ठा होगा तो ऊंचाई प्राप्त करेगा, फिर पूरब की दिशा में, इधर की दिशा में एक बहुत कम गति से, बहुत नाम मात्र गति से एक जलधारा चलती है, जिसे प्रति विषुवतीय जलधारा कहते हैं। जैसे देखिए जो तीसरा है यहाँ पे 3 है, देखिए इस तरह की जलधारा बहती है, जो 3 नंबर की जलधारा है यहाँ पे, इसको प्रति विषुवतीय जलधारा कहते हैं। चलिए तो इसको और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ जल पृथ्वी की गति की दिशा में अग्रसर होते हैं, जैसे पूरब की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं, जिससे प्रति विषुवतीय जलधारा कहते हैं।
ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये उत्तर से उत्तर हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये दक्षिण साइड हो गया। देखिए अब जो ये कहने का उसका मतलब था कि उत्तर की दिशा में जो विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ धाराएं बहती हैं। जैसे ये देखिए 6 नंबर की जलधारा चल रही है इधर। दक्षिण दिशा में जो क्या होती हैं कि नीचे की तरफ जाती हैं। जैसे देखिए 11 नंबर की जलधारा है, ये 16 नंबर की जलधारा है, ये नीचे जा रही हैं सब। देखिए यहाँ पे जो है 6 नंबर की दिख रही है आपको, ये 11 नंबर की दिख रही है। तो कहने का मतलब इनका यही है, जो जलधारा है कि जो उत्तरी गोलार्ध में धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं तथा दाईं ओर मुड़ती हैं। तो दाईं ओर मुड़ने का कारण होता है कोरियालिस बल, तो उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। जैसे ऊपर जाती रहती है इस तरीके से, जैसे विषुवती रेखी है तो फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे जाएगी, ऊपर जाती है, दक्षिण दिशा में ऐसे जाएगी, फिर नीचे आती है, तो ऊपर ऐसे जाती है, फिर ऐसे ड्रिफ्ट करती है इस तरफ की तरफ, जैसे इसमें दिखाया गया है। देखिए ये 8 नंबर की जा रही है, 8 नंबर की जो जलधारा है उसके बारे में देखिए, इधर जा रही है, फिर ये मुड़ के 6 हो गई है, फिर ये 7 नंबर पे जा रही है। तो देखिए कैसे इसका डायरेक्शन इस तरीके से हो रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ये। और नीचे देखिए इसी दक्षिणी गोलार्ध में 15 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए, यही 17 नंबर देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में दक्षिण दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में जो है घड़ी के चलने की दिशा में चलता है। तो ये घूमने का एक मेन कारण है, ये कोरियालिस बल के कारण घूमता है, कोरियालिस बल के कारण घूमता है। इसके बाद कोरियालिस बल के बारे में आगे हम थोड़ा सीखते हैं। तो अभी बस इतना समझिए, कोरियालिस बल के कारण ये घूम रहा है। तो देखिए घूम गया ये 6 नंबर 7 नंबर जो समझ में आ रहा है, इधर एक नंबर घूम के जा रहा है क्लॉकवाइज। तो ये बताने की कोशिश यही कर रहे हैं यहाँ पे कि उत्तरी गोलार्ध में धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं तथा दाईं ओर मुड़ जाती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, तथा अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो महासागरों के संबंध से संबंधित कारण और क्या क्या हैं। तो तापमान में भिन्नता कैसे होती है देखते हैं। तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जल के तल में अंतर के फलस्वरूप महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। जैसे समझते हैं इसको। अब यहाँ देखिए कि जो हमारा सन होता है, सन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि 23.5 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री साउथ है या नॉर्थ है, तो इसी के बीच में हमारा सन ऊपर नीचे करता रहता है, घूमता रहता है पूरे साल। तो यहाँ का टेम्परेचर हमेशा अधिक होता है, टेम्परेचर हमेशा उच्च होता है यहाँ पे। तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, कोई भी द्रव्य या कुछ भी गर्म होता है तो ऊपर उठता है, तो हल्का सा अपलिफ्टिंग हो जाती है, ऊपर यहाँ का जो जल होता है ऊपर उठ जाता है, पूरा विषुवत रेखा के पास जो जल है। अब ऊपर उठने के बाद में क्या होता है, जब ऊपर उठेगा तो किनारे किनारे थोड़ा सा रखता है पानी, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से रखता है। इसका मैप छोटा है, इस वजह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए किस तरह से रखता है। अच्छा, वही कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है उत्तरी दिशा में, तो इस तरफ चलती है। फिर अब जब ये जाती रहती है तो कोरियालिस बल काम करता है तो ऐसे मुड़ जाती है। तो समझा, कहने का उनका मतलब यही है कि एक कारण तापमान है। तापमान में क्या होता है कि जब यहाँ की जो जल राशियाँ वो गर्म होती हैं तो थोड़ा ऊपर उठ जाती हैं, अपेक्षाकृत ऊपर उठती हैं अपने। जैसे कि मान लीजिए यहाँ के पानी से और यहाँ के पानी में तापमान में अंतर होता है। यहाँ पे मान लीजिए अगर 10 डिग्री है टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो इस वजह से 2 डिग्री ही बहुत मायने रखता है। तो भारी जल हमेशा, ठंडा जल हमेशा नीचे थोड़ा बैठा रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक प्रवणता डेवलप होती है जिससे पानी इधर जाता है। सेम कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है, तो इस साइड में पानी आता है। तो इसको समझने की कोशिश करिए, इस तरह से होता है। तो इस वजह से एक उत्पत्ति कारण तापमान होता है जो बताया गया है। अगला कारण क्या है, तो अगला कारण है लवणता में अंतर। तो कैसे लवणता में अंतर आता है, तो सागरीय लवणता में भिन्नता पाई जाती है। अधिक लवणता वाला जल अधिक घनत्व वाला एवं भारी होता है। जैसे जितने लवणता ज़्यादा होती है वो जल भारी होता है, तो भारी होने से वो नीचे दबता है, तो भारी जल नीचे बैठता है, जिसका स्थान भरने के लिए कम लवणता वाला एवं कम घनत्व वाला जल आता है और एक धारा बन जाती है। जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे जो सन है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सन हमेशा रहता है, तो यहाँ पे वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पक्ष से इस एरिया का जो जल है, इस एरिया का जो जल है वो भारी होना, मतलब कि लवणता अधिक होनी चाहिए। मगर हर दिन शाम को यहाँ बहुत भारी बारिश होती है विषुवती रेखीय क्षेत्र में। तो क्या होता है कि यहाँ ताज़ा पानी की आपूर्ति हो जाती है, जिससे लवणता कम हो जाती है। जब यहाँ लवणता कम हो जाती है
तो ये वाला इसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसकी अपेक्षा में यहाँ पे क्या होता है, लवणता अधिक होती है। जब लवणता अधिक होती है तो ये पानी नीचे बैठा रहता है। तो इस कारण से भी यहाँ से फिर से एक प्रवणता डेवलप होती है। प्रवणता का मतलब होता है कि ढलान होता है कि यहाँ का पानी ऊपर उठा रहता है और यहाँ का पानी नीचे दबा रहता है। तो तब फिर से ये इधर से पानी ऊंचाई से नीचाई की ओर चला जाता है, नीचे जाता है। ऐसे दोनों तरफ यही कारण होता है। लवणता सनलाइट है तो लवणता यहाँ अधिक होनी चाहिए, मगर डेली बारिश होने की वजह से ताज़ा पानी की आपूर्ति होती है। इस वजह से इस क्षेत्र में लवणता कम हो जाती है ताज़ा पानी की आपूर्ति के कारण। यहाँ पे रोज़ शाम को बारिश होती है विश्वती रेखा क्षेत्र में, तो इस वजह से यहाँ पे लवणता कम हो जाती है। तो एक कारण ये भी हो गया, एक कारण ये भी हो गया कि इस साइड में जाएगी धाराएं और इधर से इस साइड में आएंगी। तो लवणता समझ में आ गई। तो फिर अगला देखते हैं। लवणता में अंतर हो गया, घनत्व में भिन्नता। अब तापमान, लवणता और दाब तथा उच्च अक्षांशों में बर्फ के पिघलने से भी घनत्व में अंतर आता है। तो घनत्व में भिन्नता के कारण धाराओं की उत्पत्ति होती है। जैसे कि अभी जैसे लवणता के बारे में बताएं कि लवणता विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में कम होती है। लवणता जो होती है वो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में 0 डिग्री पे कम होती है, तो इधर बहता है, तो वही कारण लवणता है। और चूँकि ध्रुवों की, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये मान लीजिए ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है, तो पानी ठंडा रहता है, तो और ये नीचे बैठता है। तो एक कारण ये भी है कि यहाँ पे जब तापमान कम होता है तो पानी ठंडा होकर नीचे बैठता है। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई। आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है बाह्य सागरीय कारण क्या है। तो सागरीय कारण था कि सागर में घनत्व की भिन्नता होती है, ताप में बदलाव होता है, दाब में बदलाव होता है, अक्षांश में बदलाव होता है, लवणता में क्या होता है, और ये सब चीज़ें तो सागर के अंदर की बात है। अब बाह्य सागरीय कारण क्या है? तो महासागर के जल पर विविध दिशाओं का प्रभाव होता है, जिसमें वायु दाब, हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षण इत्यादि प्रभाव डालता है। तो वायु दाब, हवाएं कैसे प्रभाव डालती हैं, तो समझते हैं इसको भी। तो महासागर के जल में जहाँ वायु दाब अधिक होता है वहाँ पर सागरीय जल का तल नीचे होता है, और जहाँ पे वायु दाब कम होता है वहाँ सागरीय जल का तल ऊंचा होता है, जिसके कारण से कम वायु दाब के क्षेत्र से जल अधिक वायु दाब के क्षेत्र की ओर गति करता है। प्रचलित हवाओं के कारण भी महासागरीय जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब हवाएं सागर से होकर चलती हैं तो रगड़ और घर्षण के कारण सागर जल को भी ले जाती हैं, जिसके कारण धाराएं उत्पत्ति होती है। देखिए 3 कारण इसमें है, तीनों समझा देता हूँ। तो पहला कारण क्या है? तो पहला है कि जब जैसे कि हवाएं जब होती हैं तो जहाँ से अधिक तापमान होता है, पहले दाब समझते हैं, दाब कैसे कम होता है। जहाँ पे अधिक तापमान होता है वहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, जब ऊपर उठती हैं तो उस क्षेत्र में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो यह विषुवतीय क्षेत्र से हवाएं ऊपर उठेंगी मतलब कि आपके सर की तरफ ऊपर उठेंगी, तो क्या होगा, नीचे जगह खाली हो जाएगी। तो जब ऊपर उठती हैं यहाँ से तो दबाव कम होता है। तो दाब जब कम होता है तो पानी जो होता है थोड़ा सा हल्का से ऊपर हो जाता है, और इस क्षेत्र में क्या होता है, यही हवाएं ऊपर से उठ के यहाँ बैठती हैं। पड़े होंगे वायुदाब पेटियों में, तो यहाँ पे जब बैठती हैं तो क्या होता है, यहाँ दबाव अधिक होता है। दबाव अधिक होने के कारण से यहाँ का जो पानी है उसका तल नीचे हो जाता है, तो इस वजह से भी एक प्रवणता जनरेट हो जाती है, और जो हमारी हवाएं हैं इस दिशा में चलने लगती हैं। हवाएं का जल धाराएं इस दिशा में गति करती हैं, उससे इधर भी होता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी तो इस तरह से चलती हैं। तो ये कारण हो गया। और दूसरा था कि जो हमारे व्यापारिक पौने हैं, तो व्यापारिक पौने कैसे चलती हैं, तो ऐसे चलती हैं, इधर से व्यापारिक पौने आती हैं, इधर से आती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं। तो ये क्या करती हैं कि इसको भी घसीट के इस तरफ ले जाती हैं और जनरेट करके ताप जनरेट करती हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ले आएंगे। जैसे ये देखिए, तो ये थोड़ा सा हेल्प करती हैं उसको। जब पृथ्वी की गति से पानी पीछे शिफ्ट होता रहता है तो हवाएं भी आती हैं, तो उसको घर्षण करके पीछे की तरफ और ले जाती हैं। तो एक कारण ये भी होता है। और ये जब यहाँ जो पानी आएगा तो फिर यहाँ ऊँचा होगा, अधिक से अधिक पानी इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद यहाँ ढाल बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ढाल बनेगा तो फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पे फिर ऐसे बनेगा तो फिर इधर जाएगा। यहाँ अब ये जो है ये यहाँ का बात कर रहा है, फिर ये यहाँ पे टकराएगा तो फिर यहाँ से इधर जाएगी या फिर इधर आएगी। तो इसको समझना पड़ेगा। तो आभासी तरीके से समझिए, तो यही बात है किस तरह से हवाएं भी इसको प्रभावित करती हैं। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे तो चलती हैं व्यापारिक पौने, ट्रेड विंड कहते हैं इसको। यहाँ पे चलते हैं वेस्टर्ली, पश्चिमी हवाएं। तो देखिए यहाँ पे जो जलधारा है इसको पश्चिमी हवाएं प्रभावित करके इधर खींच के लाती हैं, इस साइड में पश्चिमी हवाएं भी इधर चल रही हैं। देखिए इधर कोरियलिस वाले कारण इधर ड्रिफ्ट हो रहा है, तो फिर ये टकरा के यहाँ पे टकराता है, टकराने के बाद फिर नीचे आता है ऐसे।
तो एक साइकिल तरह से इसे बन जाती है, एक साइकिल बनती है। तो उसको आगे भी बताते हैं। तो समझिए कि कैसे व्यापारिक पौने इसको प्रभावित कर रही हैं, कैसे पछुआ पौने देखिए इसी को सहायता करती हैं। जैसे ड्रिफ्ट कर रहा था इसी में ये आके और इसको तीव्र कर देती हैं, यहाँ पे ये तीव्र कर देती हैं इसको। देखिए यहाँ पे पश्चिमी पौने के असर में आके ये भी इधर की तरफ गति करने लगता है। अब यहाँ पे पछुआ पौन इधर चलती हैं, देखिए दक्षिण गोलार्ध में देखिए 5 नंबर की है तो इधर हो गई, 12 नंबर की इधर चल रही है, पछुआ पवन के प्रभाव में आके इसे चल रही है। ये 22 नंबर की इधर मुड़ के चलेगी। तो इस तरह से पछुआ पौने भी इसको प्रभावित करती हैं। तो समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले कारण की तरफ। हवाएं हो गया, चलिए ठीक है। अब महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो उत्पत्ति के कारण हमने देख लिया कि हवाएं हैं, ताप है, दाब है और घनत्व है, लवणता है, इसको देख लिए। अब महासागरीय धाराओं की दिशा को कौन कौन प्रभावित करता है? तो तट की दिशा तथा आकार। तट का आकार मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आएंगे तो फिर इसके यहाँ टकराएंगे, यहाँ इकट्ठा होंगे तो फिर कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर आएंगे, कुछ इधर जाएंगे। इस तरीके से तट का आकार भी प्रभावित करता है। तटीय आकृतियाँ जो कैसे किस तरह गल्फ है क्या है, तो जब गल्फ होती है तो जैसे मान लीजिए गल्फ है, ये गल्फ है, इसमें घुसेगी तो बहुत स्पीड से निकलती है, इसमें जाके टकराती है, फिर स्पीड से निकलती है। तो गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज चलती हैं, सबसे तेज प्रभावित होने वाली जलधाराएँ हैं। तो मौसमी परिवर्तन, तो जब मौसमी परिवर्तन जैसे ठंडे से गर्मी होता है, गर्मी से ठंडा होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है, जो मानसून हमारा मानसूनी जो हवाएं चलती हैं हमारे देश में, भारत वाले में, हिंद महासागर में, तो उस तरह से मौसमी परिवर्तन के कारण जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। तो जब आप अपना हिंद महासागर की जलधाराएं पढ़ें तो उसमें बता दूंगा। पृथ्वी का परिभ्रमण महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। जैसे परिभ्रमण के कारण क्या होता है कि, आइए नीचे देख लेते हैं इसको। जैसे जब परिक्रमा करते सनलाइट चेंज होती रहती है तो तापमान में अंतर आता है, परिभ्रमण के कारण तापमान में अंतर आता है। तो इस वजह से तापमान में अंतर के कारण ये धाराएं प्रभावित होती हैं, उनकी दिशा प्रभावित होती है। चलिए अगले, महासागरीय धाराओं के प्रकार के कितना होता है? 2 प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। जो जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाती हैं तो अक्सर वो गर्म जलधाराएं होती हैं तथा इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर चलती हैं वहाँ पर तापमान बढ़ा देती हैं। तो गर्म जलधाराएं जिस क्षेत्र में जाती हैं वहाँ का उस एरिया का तापमान बढ़ा देती हैं। ठंडी जलधाराएं, जो धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले तापमान से कम होता है। अतः यह तापमान जिन क्षेत्र में की ओर चलती हैं उसको वहाँ के तापमान को कम कर देती हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांश मतलब होता है 0 डिग्री, 5 डिग्री से 10 डिग्री। जब इधर से जब चलती हैं तो ये गर्म होती हैं, ये जा रही हैं 30 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री की तरफ, तो ये गर्म होकर चलती हैं। और जब 60 डिग्री से नीचे आती हैं तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश में आती है तो वो अक्सर ठंडी जलधाराएं होती हैं। अभी उसको हम आगे एक डायग्राम में समझाएंगे उसको कि कैसे उच्च अक्षांश से जब निम्न स्थान में आती हैं, अक्षांश की तरफ आती हैं तो ठंडी होती हैं, और कैसे निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश जाती हैं वो गर्म होती हैं। तो एक याद करने का एक तरीका भी इस तरह से मिल जाता है हमको। चलिए देखते हैं आगे। अब गर्म ठंडी जलधारा को देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे समझ में आएगा आपको। देखिए जो नीले कलर में जो जलधाराएं हैं, जो नीले कलर में जलधाराएं हैं, ये वाली, ये जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। देखिए जैसे नीली जलधारा देखिए उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आ रही है, मतलब कि मान लीजिए 60 है और अब 60 से नीचे आ रही है तो कमी में आएगी, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पे है, 60 डिग्री यहाँ पे है। तो देखिए जो नीचे आई नीली वाली नीचे आ रही है तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तरफ आ रही है तो अक्सर ठंडी जलधारा होती है। और जो निम्न अक्षांश से, जैसे निम्न अक्षांश ये है 0 डिग्री है, तो यहाँ देखिए जो ऊपर जा रही हैं उच्च अक्षांश तरफ जा रही हैं, 60 डिग्री की तरफ जा रही हैं, वो हमेशा गर्म जलधाराएँ होती हैं। तो इसको समझने में आसानी ये है कि देखिए लेब्राडोर की धारा, अब अपने दिमाग में सेट करिए इसको। लेब्राडोर कहाँ है? तो लेब्राडोर हमको पूर्वी कनाडा के पास मिलता है। तो पूर्वी ये कनाडा है, तो पूर्वी कनाडा में लेब्राडोर है। तो आपको याद, अगर आपको मैप याद है तो ऊपर लेब्राडोर सोचेंगे, लेब्राडोर से नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे की तरफ जो आ रही है तो ठंडी जलधारा। तो लेब्राडोर हमेशा ठंडी जलधारा है। पहले ही शुरुआत में ही मैंने बताया था कैलिफोर्निया की जलधारा जो है वो भी ठंडी जलधारा है। देखिए ऊपर से नीचे आ रही है, कनारी जलधारा ऊपर से नीचे आ रही है तो ये ठंडी जलधारा है। इधर क्यूराइल की धारा और ओयोसीओ की जलधारा देखिए ऊपर से नीचे आ रही है तो ये ठंडी जलधारा है। तो समझने की कोशिश करिए। देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इधर 60 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, तो देखिए उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तरफ जा रही है, तो इस वजह से ये ठंडी जलधारा हो गई। यहाँ वेनेजुएला की धारा देखिए, ये क्या है, अफ्रीका का क्षेत्र है, वेनेजुएला वाला क्षेत्र है। देखिए वेनेजुएला की जो धारा है देखिए निम्न उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश 60 डिग्री से ये 0 डिग्री तरफ जा रही है। देखिए उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तरफ जा रही है, इस वजह से ठंडी जलधारा है। पेरुवियन जलधारा जो है देखिए इसको,
ये पेरुवियन जलधारा जो हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। तो देखिए ये है, ये भी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तक जा रही है। फाकलैंड की जलधारा देखिए ठंडी जलधारा है। तो इसको समझने की कोशिश करिए। तो इसको याद करने में आसानी होगी अगर आपको इसका PDF मिल जाएगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, तो इसमें याद कर लीजिए। देखिए अब बारी बारी से समझा देते हैं। अब सबसे पहले हम भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का जलधाराओं को देख लेते हैं। ये भूमध्य सागर जलधारा को, तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ से जनरेट हुई हमारी जलधाराएँ, फिर देखिए ऊपर जा रही हैं। तो क्या है, गल्फ़ में जा रही हैं। तो पहले एंटीलीज की जलधारा बनती है, फिर गल्फ़ में जाती है। तो गल्फ़ में फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा में गल्फ़ की खाड़ी है। तो खाड़ी में जाके देखिए जब फ्लोरिडा से जब निकली, देखिए गल्फ़ स्ट्रीम जा रही है, बहुत स्पीड में जाती है। तो गल्फ़ स्ट्रीम है, ये सारी जो इधर से ऊपर से नीचे जा रही हैं और नीचे से ऊपर जा रही हैं, सारी गल्फ़ जलधारा हैं। तो इसमें कौन कौन सी हैं, तो एंटीलीज है, केनी जलधारा है, फ्लोरिडा है। अब केनी कैसे कट गई यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्रिकेट देखते हो तो वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे है, जहाँ क्रिस गेल वगैरह लोग हैं, तो यहाँ पे है। तो इस वजह से क्या हुआ है, उससे टकरा के वेस्ट इंडीज टकरा के एक धारा इधर चली गई तो केनी जलधारा बनी है, दूसरी एंटीलीज इधर चली गई तो एंटीलीज बनी है। और ये दोनों जाके यहाँ पे गल्फ फ्लोरिडा में मिल रही हैं। फिर यहाँ फ्लोरिडा की धारा बनते हुए गल्फ स्ट्रीम के रूप में ऊपर जाती हैं। और जब ये ऊपर जाती हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होती है, इरविंगर की जलधारा बनती है, नॉर्वे की जलधारा और रेनेल की जलधारा बनती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब यहाँ पे जाती हैं तो ये पूरे वर्ष जमा रहता है, बर्फ के कारण जमा रहेगा। मगर जैसे इरविंगर की धारा इधर जाती है, रेनेल की धारा जाती है, तो नॉर्वे का जो ये पोर्ट है ये बर्फ़ से ढका रहेगा, मगर ये जलधाराएँ इसको पिघला देती हैं और यहाँ जलधाराएँ नहीं पहुँच पाती, तो ये सारा फ्रीज रहता है। ये पूरा एरिया, रसिया का पूरा ऊपर वाला क्षेत्र फ्रीज होता है। तो रूस के लिए कोई भी उसका बंदरगाह काम नहीं करता है, ये जमा रहता है। तो क्या करते हैं वो लोग, तो ये नॉर्वे जो है, नॉर्वे का देश है, यहाँ की जो पोर्ट हैं, पत्तन है, वो सब यहाँ पे चालू रहते हैं वर्ष भर। क्यों वर्ष भर, क्योंकि इरविंगर की जलधारा और रेनेल जलधारा इसको बर्फ जमने नहीं देती, क्योंकि गर्म जलधाराएँ हैं तो पिघला देती है। तो एक फ़ायदा ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मत्स्यन क्षेत्र डेवलप होता है। तो यहाँ पे मत्स्यन बहुत ज़्यादा होता है, मछली मारी जाती है यहाँ पे, यहाँ की इकोनॉमी मछली से चलती है। तो जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया मछली का क्षेत्र है, यहाँ पे मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ जहाँ पे ये सब मिलती हैं, वहाँ ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, वहाँ पे बहुत बढ़िया मछली उत्पादन होता है। तो ये आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग कि किस तरह से ये सब हो रही हैं। तो ये देख लीजिए, जो नीली हैं इसको भी याद रखें, जो नीली हैं वो ठंडी जलधाराएँ हैं, जो पीले कलर में दिखाई गई हैं वो गर्म जलधाराएँ हैं। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। वैसे ही देखिए इसमें कैसे बताया गया है, इस बारे में देखिए, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा। इसमें देखिए ये करंट बनी यहाँ से, ये चल रही है, तो यहाँ से चल रही है। देखिए अब यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से जब इकट्ठा हो जाएगी फिर इधर मुड़ जाती है ये, और ये जो होती है कोरियोलिस बल के कारण इधर मुड़ जा रही है, और इधर से ये कोरियोलिस बल के कारण कुछ इधर मिल जा रही है, कुछ उधर चली जा रही है। और जब जो जलधाराएँ यहाँ मिलती है ठंडी गर्म, से देखिए मछली का डायग्राम बना हुआ है, मछली उत्पादन बहुत तगड़े से होता है। तो ये है। और देखिए जब ये कुछ इधर चली जाती है, नॉर्वे की तरफ चली जाती हैं, और कुछ जो है यहाँ पे इधर मुड़ जाती हैं। फिर यहाँ रेनेल जो दिखाते हैं, रेनेल यहाँ पे जो है ये सब मिल जाती हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, यहाँ एक कनारी की धारा है, इसको सोचेंगे आप ठंडी कैसे हो गई। ठंडी इस माध्यम से हो गई कि जब यहाँ से पानी ये वाला पानी, जब यहाँ का पानी इधर शिफ्ट होता है, तो क्या होता है कि यहाँ अप वेलिंग होती है। जब पानी ऊपर का पानी हटेगा तो समुद्र के नीचे का पानी इसको ढकने के लिए आता है, क्योंकि यहाँ से पानी जब आगे चला जाता है, यहाँ से पानी आगे चला गया तो यहाँ पे खाली स्थान हो जाता है, तो समुद्र से जो नीचे का ठंडा पानी होता है वो ऊपर आता है। तो वही ये कनारी की जलधारा है, वो ठंडी जलधारा यहाँ पे बन जाती है, और ये चक्र तरीके से बन जाता है, इस तरह के चक्री तरीके से घूमता रहता है। तो जब चक्र तरीके घूमता है उसको सार्गोसियो सागर कहते हैं। देखिए सार्गोसियो सागर है, तो पूछता है कभी सार्गोसियो सागर कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गोसियो सागर बनता है। तो ये जो ये दिख रहा है सार्गोसियो सागर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो इस तरीके से सार्गोसियो सागर बनता है। अब देखिए अब ये इधर चलिए, तो यहाँ टकराने के बाद इस तरीके से आ रही है। अब इधर से नीचे फॉकलैंड की ठंडी जलधारा जाके यहाँ मिलती है, तो यहाँ मत्स्यन का क्षेत्र बनता है। उसी तरीके से देखिए ऊपर से क्यूरोसियो नीचे से जा रही है, ऊपर से ओयोसियो आ रही है, तो फिर ये पीली वाली ओयोसियो आके यहाँ मिल रही है। ओयोसियो यहाँ से मिले तो देखिए यहाँ मत्स्यन का क्षेत्र बन रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे क्या होता है। और एक चीज़ ये भी है कि जहाँ जहाँ ठंडी जलधारा चलती हैं वहीं पे दुनिया के सबसे विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ ठंडी जलधारा चलती है वहाँ पे बारिश नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे भी
बहुत बड़ा मरुस्थल है, यहाँ पे भी मरुस्थल है, यहाँ पे कैलिफोर्निया का मरुस्थल है, यहाँ पे मरुस्थल, यहाँ मरुस्थल है, यहाँ पे भी थोड़ा छोटा सा मरुस्थल है, थार वाला मरुस्थल यहाँ पे, वो कौन सा है, रेगिस्तान, कौन सा मरुस्थल है भाई, सहारा वाला डेजर्ट है, इस एरिया क्षेत्र में है। और यहाँ पे भी एक ठंडी जलधारा सोमालिया की करंट पड़ती है, तो यहाँ से सोमालिया में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मरुस्थल है। यहाँ के जो अफ्रीका में मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल, उसका नाम बताइए आप। यहाँ पे ये जो है वेनेजुएला की धारा के कारण यहाँ पे बनता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर देखेंगे तो ये भी यहाँ पे खूब बड़ा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का। तो मरुस्थल बनेगा ही बनेगा जहाँ ठंडी जलधारा बहेंगी। तो मोटा मोटी ये है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ से पानी शिफ्ट होता है, जैसे यहाँ वाला क्षेत्र है, अगर पानी यहाँ शिफ्ट होकर आगे बढ़ा है तो इस वाले क्षेत्र में अपवेलिंग होती है। तो जो जहाँ पे पानी नीचे से ऊपर आता है वहाँ से मिनरल्स और पोषक तत्व भी ऊपर उठ के आते हैं, तो वो पोषक तत्व को खाने के लिए मछलियाँ आती हैं। तो जब मछलियाँ आती हैं तो इस वाले क्षेत्र में अच्छा मत्स्यन होता है, तो मछली उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है। जहाँ जहाँ पे अपवेलिंग होती है वहाँ मत्स्यन होता है, यहाँ पे मत्स्यन होता है। और आगे जब अल नीनो पढ़ते हैं तो ये अल नीनो यहाँ से संबंधित है, ये वाला क्षेत्र अल नीनो बनाता है। क्योंकि देखिए इधर इधर जा रही है जलधारा, जब अल नीनो आता है तो क्या होती है, जलधाराएँ इधर बहने लगती हैं, जलधाराएँ शिफ्ट हो जाती हैं और इस तरीके से बहने लगती हैं, उल्टा बहने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गर्म क्षेत्र हो जाता है, तो मछली उत्पादन यहाँ पे सही नहीं होता। तो चलिए वो तो आगे की चीज़ है, वो मौसम विज्ञान में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इतना समझ में आया आपको। तो याद रख लीजिए कि यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट चलती है, जो ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया से होते हुए। यहाँ पे पेरुवन जलधारा पेरू से चलती है, तो पेरुवन का ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की धारा यहाँ ऊपर बहती है नॉर्थ कनाडा में, तो यहाँ पे लेब्राडोर की धारा है। कनारी की जलधारा ठंडी है, यहाँ बहती है। अटलांटिक ड्रिफ्ट जो आती है यहाँ ठंडी जलधारा बहती है। ये फाकलैंड की धारा ठंडी है, यहाँ वेनेजुएला की ठंडी है। अगलुहास पूछता है बार बार, अगलुहास की जलधारा, ये देखिए हिंद महासागर की जलधारा है, मगर ये जो है ये गर्म जलधारा है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट जो है ये ठंडी जलधारा है। इधर से ओयो सीओ जो है वो ठंडी जलधारा है। तो ये इतना ही जो पीली पीली है वो ठंडी जलधारा है। तो इनको याद कर लीजिए आप लिख के, बस ठंडी वाली जलधाराएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब प्रशांत महासागर की धाराएँ कौन कौन सी हैं। तो प्रशांत महासागर की जो हम ये वाली पढ़े हैं, प्रशांत महासागर की जलधाराएँ, तो उसी को यहाँ पे व्याख्या की गई है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है। ओयोसीओ और क्यूराइल की ठंडी जलधारा जो बहती है, जो ओयोसीओ ये वाली है, ओयोसीओ यहीं पे, क्यूराइल भी है यहीं पे, क्यूराइल की है, तो ये एक ही साथ बहती है। क्यूराइल भी कहते हैं, ओयोसीओ भी कहते हैं उसी को। तो ये हो गया। और पेरू का देख ही रहे हैं, ये पेरू जलधारा ये है। ये भी अब ये मैप हमारा गोल है, ये ग्लोब है, गोल है। तो ये वाला जो भाग है, एक भाग ये है और एक भाग ये है, दोनों एक ही जगह चिपका, मतलब एक ही से कनेक्टेड है ये। तो अब इसमें मोबाइल में देखा नहीं सकते गोल गोल, तो समझिए इस बात को। तो ये पेरू करंट है, ये ठंडी है, तो पेरुवन वही जलधारा बता रहा है कि पेरुवन जलधारा बहती हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये है, यहाँ पे बह रही है। ये पूर्वी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये जो है यही पूर्वी जलधारा है। यहाँ पे देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये बह रही है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब अटलांटिक महासागर में देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर मतलब ये वाली क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र पूरा जो है उत्तरी अटलांटिक इसको है, ये दक्षिणी अटलांटिक है। तो इसमें कौन कौन सी जलधारा है। तो इसमें है सबसे अधिक जलधारा इसमें फ्लोरिडा की है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है फ्लोरिडा है, फिर गल्फ है, लेब्राडोर है, इरमिंगर है, नॉर्वे है, रेनेल है, कनारी है, एंटिलीज है, कियारी है, और ये ब्राज़ील की जलधारा है, फॉकलैंड की है, वेनेजुएला है। तो इस तरह से इसकी जलधारा है। तो यही डिटेल में इधर दिया होगा। अटलांटिक की उत्तरी विश्वती रेखी जलधारा, दक्षिणी विश्वती रेखी जलधारा, प्रति विश्वती रेखी जलधारा के बारे में थोड़ा देख लीजिए। यह विषुवत रेखी धारा की विपरीत प्रवाहित होती है, जैसे बताया था इसको पहले, तो मैं बता चुका हूँ, और फिर से देख लीजिए इसको ध्यान से। इसमें देखिए जब देखिए जलधारा जा रही है, ये जलधारा चल रही है, यहाँ जाने के बाद ये इकट्ठा होगी यहाँ पे, तो कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। अब इधर भी जाती है मगर दिखाया नहीं गया, बहुत कम मात्रा में जाती है तो दिखाया नहीं गया है। अब मगर जो स्पीड से जाती है इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, या ऊंचाई हो गया तो कुछ जो जलधाराएँ हैं वो धीरे धीरे इधर की शिफ्ट होती हैं, बहुत स्लो मोशन में। तो इसी जलधारा को हम कहते हैं प्रति विश्वती जलधारा। ये हर जगह बहती है, यहाँ भी चलेगी और यहाँ से भी पीछे चलेगी, तो हर जगह चलती है। तीनों महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में और अटलांटिक महासागर, तीनों में चलती है। तो इसको हमने समझ लिया। ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बताया था, अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, या मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। इसमें 3 धाराएं सम्मिलित है, या फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक धारा, तीनों मिल के बनाती हैं। कनारी की धारा देख लीजिए, ठंडी जलधारा है। वास्तव में यह उत्तरी अटलांटिक धारा का बढ़ा हुआ दक्षिणी भाग है। आगे चलकर यह धारा विषुवत रेखा मिल जाती है, जैसे ये है जो हम समझाए थे आपको। ये वाली कनारी की जलधारा जो है, ये वाली, एक तो
क्या होता है, जो पानी यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ से हटता है, तो फिर यहाँ से अपवेलिंग होती है, तो एक किनारे की जलधारा बनती है। और कोई बुक में लिखा है कि जो ये वाली जलधारा आ रही है इसी का ये भाग है, तो आप ये मानिएगा अपवेलिंग होती है, तो यहाँ से ये जलधारा बनी है, तो उसको याद रखिएगा ठंडी जलधारा है। बस यही पूछेगा आप पीसीएस में, इतना डिटेल पूछेगा नहीं है, यूपीएससी लेवल का हमने बता दिया आपको, ये इसी में पूछेगा बस कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, वही मिलान करवाएगा। मगर एक ओवरव्यू समझने के लिए इसको समझ लीजिए। इतना ये हो गया, ब्राजीलियन हो गया, फॉकलैंड के हो गया। पछुआ पवन प्रवाह क्या होता है, इसको देख लीजिए एक बार, पछुआ पवन प्रवाह क्या होता है। अब देखिए, अगर आप जानते हो कि पछुआ पवन कहाँ बहती है, तो ये देखे होंगे, तो इस क्षेत्र में लगभग 60 से 65 के बीच में, या तो 45 से 65 के बीच में चलती है। तो उसी क्षेत्र में पछुआ पवन के प्रवाह में आके ये देखिए, ये यूनिवर्सल चलती है, जो मतलब कि समझ, जैसे व्यापारिक पवनें पछुआ पवनें परमानेंट चलती रहती हैं, उसी तरीके से ये कई अरब सालों से ऐसे चलती है। जैसे पृथ्वी को उत्पत्ति हो तब से ये वाली ड्रिफ्ट हमेशा ऐसे चलती आ रही है। तो इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं इसको, क्योंकि पछुआ पवन के प्रवाह में आके चलती रहती है। तो ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि ध्रुव के पास है, दक्षिणी ध्रुव के पास है, दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ यहीं के पास ये चलती रहती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यही है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं इसको, ठीक है। फॉकलैंड हो गया, पछुआ पवन प्रवाह हो गया। वेनेजुएला की धारा एक ठंडी जलधारा है, यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है, तो आगे चल के विषुवत रेखा मिल जाती है। ये है, इसको देखिए, वेनेजुएला, इसको पूछता है मिलान करवाने में, तो इसलिए बता दे रहा हूँ इसको। देखिए, वेनेजुएला की धारा है, ये ठंडी जलधारा है, इसको याद रखिएगा। और सबसे अलग थोड़ी जलधारा है हिंद महासागर की। अब हिंद महासागर में देख लेते हैं। हिंद महासागर में उत्तरी हिंद महासागर में मानसूनी हवा के कारण वर्ष में 2 बार दिशा में परिवर्तन होता है। तो ये मानसूनी हवा के कारण वर्ष में 2 बार परिवर्तित होता है, दिशा में परिवर्तन होता है इसके। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, क्योंकि देखिए प्रशांत महासागर दोनों तरफ से, उत्तर में दक्षिण में दोनों तरफ खुला हुआ है, और क्या हुआ है, नीचे भी खुला हुआ है, यहाँ पे भी देखिए खुला हुआ है, नीचे भी एक खुला हुआ है। मगर यहाँ देखिए हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर है, देखिए हम भारत और ये अरबियन क्षेत्र और इधर अफ्रीका वाले देखिए अर्ध महासागर, ये बंद है ऊपर से। इसी वजह से यहाँ पे मौसम जब परिवर्तन होता है, उसी हिसाब से इसमें जो इसकी जो जलधाराएँ हैं उसका भी डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो एक मौसम में तो जलधाराएँ ऐसे बहती हैं, एक मौसम में जलधाराएँ इस दिशा में बहती हैं, और दूसरा जब मौसम चेंज होता है जलधाराएँ इस दिशा में बहने लगती हैं। तो इसे कहते हैं कि मौसम उत्परिवर्तन के कारण इसमें बदलाव आता है। तो वही है ये हिंद महासागर में। उत्तरी हिंद महासागर मानसूनी हवा के कारण वर्ष में 2 बार दिशा में परिवर्तन होता है। वस्तुतः शीत ऋतु में उत्तरी विषुवती धारा उत्तर पूर्व मानसून पवनों के प्रभाव में पूर्व की ओर प्रभावित होती है। जैसे जब ठंडी का समय होता है, कहाँ गया, उत्तरी हिंद महासागर में तो वस्तुतः शीत ऋतु में उत्तरी विषुवत धारा उत्तर पूर्व मानसून पवनों के प्रभाव में आके पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। जैसे इसको देखिए, यहाँ पे ये ठंडी का समय का दिखाया है। ये जो डायग्राम है ठंडी वाला है। ठंडी में यहाँ से जब उत्तर पूर्व से जब आती हैं, तो इनकी दिशा में आके इधर इस साइड में बहता है। और जैसे गर्मी का समय आता है, जब हमारे मानसून आता है, तो इनकी दिशा ऐसे बदल जाती है, यहाँ से इस तरह से बहने लगती हैं, दिशा में परिवर्तन हो जाता है इनके, और इनकी दिशा ऐसी हो जाती है जो मानसूनी हवा को भारत में ले जाने का भी काम करती है। तो इस वजह से वही बता रहा है कि गर्मी में साउथ वेस्ट की तरफ से बहती है, और ठंडी में जो होती है नॉर्थ ईस्ट से चलती है। तो इसकी दिशा बदलती है। गर्मी में ये इस साइड चलती है, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है गर्मी में, और ठंडी में क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। तो बेसिकली यही याद रखना है इसमें। जैसे अगलुआस की जो जलधारा है, इसको याद रखना है। ये पूछता है अगलुआस की जलधारा हिंद महासागर में चलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगलुआस की जलधारा याद रखिएगा इसको। तो अब देखिए कौन कौन सी है। दक्षिणी विषुवत जलधारा है मोजाम्बिक की जलधारा, जो मोजाम्बिक के पास है। ये मोजाम्बिक यहाँ है, ये मोजाम्बिक है, यहीं पे मोजाम्बिक है। तो मोजाम्बिक की जलधारा बहती है, वो गर्म जलधारा है, तो यहाँ से चलती है मोजाम्बिक की जलधारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मोजाम्बिक की जलधारा होगी। फिर अगलुआस की जलधारा बता चुके हैं। पश्चिमी अफवाह उसमें बता चुके हैं कि हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की तरफ ओर बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक जाती है। ये तो पश्चिमी प्रवाह कहते हैं इसको, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम दिशा में ये प्रवाहित होती है। अब महासागरी धाराओं के प्रभाव क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है अगर स्टेटमेंट बनाएगा तो महासागरी धाराएं शाखीय क्रियाकलापों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। महासागरी धाराएं तटीय भागों में जलवायु में पर्याप्त संशोधन करती हैं। इनका अधिकतम प्रभाव तटीय क्षेत्रों में तापमान पर होता है। गर्म धाराएं ठंडे भागों में पहुंचकर सर्दियों में तटों को अपेक्षाकृत गर्म रखती हैं। गल्फ स्ट्रीम की अटलांटिक शाखा यूरोप के तटीय देशों में तापमान बढ़ा देती है, जिससे वहाँ का बर्फ़ पिघल जाता है और वहाँ पे पानी की जहाज़ जाने में और आने में आसानी होती है, और माल ढुलाई और आपूर्ति हमेशा बनी रहती है उसकी।
और ठंडी धाराएँ गुजरने से मार्ग में तापमान के अत्यंत कम हो जाने के कारण वहाँ पे हिमपात की दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत से बड़े बड़े पत्थर हैं वो जम जाते हैं, तो पानी का यातायात प्रभावित होता है इससे। गर्म धाराओं के ऊपर प्रभावित होने वाली हवाओं के कारण वर्षा भी होती है। जहाँ गर्म जलधाराएँ होती हैं उस क्षेत्र में बारिश होती है। जलधाराएँ पृथ्वी पर ऊष्मा के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ऊष्मा का संतुलन मतलब कि आप समझ लीजिए कि विषुवत रेखा से तापमान का ऑब्जर्व करती हैं और उसको ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं, तो संतुलन में बनाए रखने में मदद करती हैं। और वहीं जलधाराओं द्वारा मछली के लिए आवश्यक ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों के साथ साथ प्लैंकटन का भी परिवहन होता है। तो वही बताएं कि जैसे कि जहाँ पानी नीचे से ऊपर आता है वहाँ पे क्या होता है कि नीचे से पोषक तत्व ऊपर आते हैं, तो वहाँ पे मछलियों का उत्पादन बढ़ जाता है। मछली उसको पोषक तत्व खाने के लिए आती हैं। सार्गासो सागर जो दिखाएं आपको, वहाँ से कुछ प्लैंकटन जो होते हैं उनको उठा के गल्फ स्ट्रीम उसको लेकर चले जाते हैं नॉर्थ में, तो ऊपर ले जाते हैं, तो वहाँ मछलियाँ खाती हैं उसको, तो उनका विकास होता है। महासागरीय जलधाराओं के सारे व्यापारिक जलयानों का भी परिवहन होता है। गर्म धाराओं के कारण ठंडे प्रदेशों में बंदरगाह वर्ष भर खुले होते हैं, जो हमने आप समझा दिया है कि नॉर्वे का जो कैसे पत्तन खुला रहता है हमेशा। और अगला देख लेते हैं। अगर ठंडी जलधारा को याद करने का जो एक तरीका है, हमने देखा नेट पे मिल गया हमको, तो हमने इसमें डाल दिया है। तो तरीका देख लीजिए क्या है। तरीका ये है कि हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, तो समझ लेते हैं। तो हम बोले मतलब हमबोल्ट जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जो जलधारा है ठंडी है। हम बोले फिर ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। बगुला मतलब वेनेजुएला की धारा। क्यूओ मतलब क्यूराइल की जलधारा। केला मतलब कैलिफोर्निया की जलधारा। यफ मतलब फॉकलैंड की जलधारा। ये मतलब ओखोस्टक की जलधारा। के मतलब कनारी की जलधारा। तो ये जलधारा इसको याद कर लीजिए, यहाँ से ट्रिक से याद कर लीजिए, और बाकी के ऊपर हमने समझा ही दिया है। तो इतना ही है पूरा टोटल। UPPCS RO और UPSC तक की अगर जलधाराओं से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे कहीं से किसी भी किताब से आप पढ़ लीजिए, इससे अधिक नहीं आएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान दीजिए।